नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, S5 के यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है विद्यालय में योग। और योग के अंतर्गत हम पिछले वीडियो में अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे थे और अष्टांग योग के अंतर्गत हमने जो अष्टांग योग के जो 8 प्रकार होते हैं उसके 4 प्रकारों पर हमने विस्तार से चर्चा किए थे, बात किए थे, जिसमें हमने जाना था यम, नियम, आसन और प्राणायाम के बारे में। और आज के क्लास में, आज के वीडियो के बाकी जो आपने 4 अंग है, जैसे कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 4 के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। यदि आप जो है वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले जो वो वीडियो देख लीजिए, जिसे कि योग के प्रकार भाग 1 के नाम से अपलोड किया गया है। वो वीडियो देखने के बाद ये जो आपका ये भाग 2 है, इसे आप देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी पहले के नोट्स में जो है अष्टांग योग आप लिखे थे, तो अष्टांग योग के 4 के बाद आप 5वें पॉइंट देंगे, 5वें लिखेंगे आप प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं सेंस कंट्रोल, यानी कि आपकी जो ज्ञानेंद्रिय है, जो आपका सेंस है, उसे कंट्रोल करने के बारे में आपके प्रत्याहार में बताया जाता है। जब हम प्रत्याहार का परिभाषा लिखेंगे, प्रत्याहार को परिभाषित करेंगे, तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि यह योग का, या कह सकते हैं यह अष्टांग योग का 5वां अंग होता है। और शायद आप लोगों को भी याद होगा, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, अष्टांग योग जो है ये किसका भाग है? ये जो है राज योग के अंतर्गत आता है, यानी कि राज योग का जो है 8 भाग है, 8 प्रकार है, जिसको हम लोग अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। और उसी अष्टांग योग में हमने 4 के बारे में पिछले वीडियो में बात किया था और आज के क्लास में हम इन 4 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आपने क्या लिखा? आप लिखेंगे कि यह अष्टांग योग का 5वां अंग है। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों को अपने वश में करके बाह्य विषयों से ध्यान को हटाना और उन्हें अपने मन के अधीन रखना। यानी इसका अर्थ क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ है जो आपकी ज्ञान इंद्रिया है, जो आपकी इंद्रिया है, इंद्रियों को आपको अपने वश में कर लेना है। यानी कि जो बाह्य विषय हैं, जो बाहरी विषय हैं, उन बाहरी विषयों से अपना ध्यान हटा करके आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या करना है? पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना है। इसलिए कहा गया कि आपको क्या करना है? बाह्य विषय से ध्यान हटा करके उन्हें अपने मन के अधीन रखना है। यानी जो आपका मन कहे, जो आप चाह रहे हैं, बस वही काम आपकी इंद्रिया करे। बाह्य विषयों से तात्पर्य होता है कि आँख के सामने देखने योग्य पदार्थ रहते हुए भी देखने की क्रिया का पूरा न होना। आप सभी सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है? ये सभी संभव है। और ये कब संभव है? जब आप प्रत्याहार को आप पालन करते हैं, अपना सेंस को कंट्रोल करते हैं। यानी कि आँख का काम क्या होता है? आँख का काम देखना होता है, कान का काम सुनना होता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं भी उस समय नहीं हो सकती है जब आपका सेंस कंट्रोल रहेगा। ठीक है? उसी तरह इसमें आप लिखेंगे आपकी आँख के सामने देखने योग्य पदार्थ रहते हुए भी देखने की क्रिया का पूरा ना होना। उसी तरह से जोर से बोली जाने वाली आवाज भी कान को कई बार सुनाई नहीं पड़ सकती है। यानी जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप किसी काम में रम जाते हैं, तो आप सभी ने महसूस किया होगा कि कोई आपको आवाज़ देगा लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान जो है किसी और विषय में लगा रहता है। इसी प्रकार जो है, जो आपकी अन्य ज्ञानेंद्रिय यानी कि जो आपका सेंस ऑर्गन्स है, उनके साथ भी ऐसा काम हो सकता है। ठीक है? इस अवस्था को जो है प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है, फिर भी असंभव यानी कि इम्पॉसिबल नहीं है। इस अवस्था को कठिन योगाभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो सेंस कंट्रोल है, जो प्रत्याहार है, इसको आप क्या कर सकते हैं? कठिन योगाभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
आप सभी ने भी एक घटना सुनी होगी जिसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमने भी आप लोगों की तरह कहीं सुना है। ये घटना जो है उस व्यक्ति की है जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये उनके जीवन की ये घटना है, जो कि सिवान जिले के जीरादेई गांव से आते हैं। उनके बारे में एक घटना प्रसिद्ध है, एक प्रसंग है कि वो अपने घर के बाहर बरामदे में बैठकर एक बार पढ़ाई कर रहे थे। कुछ देर के बाद जो है कुछ लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ से थोड़ी देर पहले क्या बारात गई है? जब बारात जाता है तो आप खुद समझते होंगे कितना शोरगुल रहता है, हल्ला गुल्ला रहता है, पूरे गाजे बाजे के साथ बारात जाता है। तो उनके सामने से बारात गया रहता है, तो वही लोग पूछते हैं कि क्या कुछ देर पहले यहाँ से बारात गई है? तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि क्या पता, हमने तो नहीं देखा, हम पढ़ाई कर रहे थे। तो वो सभी इनकी बातों को सुनकर हंसने लगते हैं कि बारात सामने से गुजर गया और इनको पता भी नहीं चला। तो बहुत लोग को तो ये कहानी लगता है, लेकिन जब हम सेंस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, हम प्रत्याहार के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो ज्ञानेंद्रिय जो आपकी यानी कि अपने सेंस कंट्रोल जो है, जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि शायद ये सच्चाई भी हो सकती है। यानी कि आप अपने काम में अपने आप को इतनी तरह से व्यस्त कर ले, इतना उस काम में लग जाए कि बाहर क्या हो रहा है, यानी कि बाहरी विषयों से आपका ध्यान पूरी तरह से हट जाए। ये काम आप कब कर सकते हैं? जब आप योगाभ्यास करते हैं, कठिन साधना करते हैं, तो इस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। और जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे, कोई चीज़ याद करेंगे तो बेहतर तरीके से आप उसे याद कर पाएंगे। कोई भी चीज़ आपको भटका नहीं सकती है। जैसे कि ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपका ध्यान यदि पूरी तरह से इस वीडियो पर होगा, क्लास में होगा, तो आपको अनुभव होगा कि हम क्लास में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ हम नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। ये काम आप करेंगे तो बेहतर तरीके से जो इस वीडियो का उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है और आप बेहतर तरीके से सब चीज़ों को भी समझ सकते हैं। चलिए, प्रत्याहार के बाद अब हम बात करते हैं धारणा के बारे में। आप लिखेंगे धारणा, नंबर 6 में आपको लिखना है धारणा, जिसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं फिक्सिंग द माइंड ऑन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी अर्थ क्या हुआ? अपने दिमाग को, अपने ध्यान को किसी एक सब्जेक्ट पर क्या करना, क्लियर कर देना, फोकस कर देना, यानी कि फिक्सिंग द माइंड ऑन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जिस चीज़ पर हमारा ध्यान है पूरा 100% आपका ध्यान वहीं पर रहना चाहिए। यदि आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आपका 100% पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए? इस क्लास पर होना चाहिए। जो चीज़ आपको बताई जा रही है पूरा ध्यान आप यहीं पर रखें। जैसे कि हम यदि वीडियो का निर्माण कर रहे हैं, आपके लिए क्लास ले रहे हैं, तो मेरा पूरा ध्यान क्या है? आपके क्लास पर, यानी क्या बताना है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, टॉपिक क्या क्या है। तो ये काम आप कब कर सकते हैं? जब आप धारणा का पालन करेंगे, अपने माइंड को पर्टिकुलर जगह पर एडजस्ट करेंगे। ये कैसे संभव है? जो आपके योगाभ्यास के द्वारा ही संभव है। चलिए, धारणा में आप सब लिखेंगे, कॉपी में आप लिखना शुरू कीजिए कि धारणा का अर्थ होता है मन को किसी विषय पर केंद्रित करना। यानी कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो अपने मन को किसी एक विषय पर आपको केंद्रित करना, यानी कि फिट कर लेना वहाँ पर। उसके बाद आप लिखेंगे कि मन अथवा चित्त को एक विशेष स्थान अथवा विशेष पदार्थ पर स्थिर करने के कार्य को हम धारणा कहते हैं। धारणा किसे कहते हैं? आपके मन को या आपके चित्त को एक विशेष स्थान पर, यानी कि विशेष जगह पर स्थिर करने के कार्य को क्या कहते हैं? हम लोग धारणा कहते हैं। धारणा जो है अनुशासन की पहली सीढ़ी है। यानी कि जो आपका डिसिप्लिन, जो हम लोग को विद्यालय में डिसिप्लिन पढ़ाया जाता है, अनुशासन पढ़ाया जाता है, अनुशासन की क्या है? ये पहली सीढ़ी मानी गई है। तो आप सब लिखेंगे कि धारणा अनुशासन की पहली सीढ़ी है। इस योग की क्रिया में मन को अन्य वस्तुओं से हटाकर क्या किया जाता है? एक विषय वस्तु पर केंद्रित किया जाता है।
इस प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में जो है जो आपका मन बाकी विषयों पर भटकता रहता है उन सभी से हटा करके आप एक विषय पर, एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं। वह वस्तु जो है बाह्य या आंतरिक, यानी कि बाहरी या आपके मन के भीतर कोई भी हो सकती है, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद आप आगे लिखेंगे इसमें कि इस अवस्था की प्राप्ति के बाद साधक जो है ध्यान के योग्य बन जाते हैं, यानी कि मेडिटेशन के योग्य बन जाते हैं। यानी जब आप धारणा में क्या करते हैं, पूरी तरह से रम जाते हैं, धारणा को अच्छी तरह करने लगते हैं, तो आपका क्या होता है, ध्यान की ओर आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं, मेडिटेशन के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि जब तक आप धारणा का जो कह सकते हैं अवधारणा है या कि जो इसकी प्रक्रिया है उसे आप पूरा नहीं करते हैं, तब तक आप ध्यान के योग्य, मेडिटेशन करने के योग्य नहीं बन पाते हैं। चलिए आगे आप इसमें लिखेंगे, और इसी प्रयास को जारी रखते हुए हम ध्यान और समाधि की अवस्था तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। हम धारणा से कहाँ आते हैं, धारणा से हम ध्यान में आते हैं और ध्यान से फिर समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, जो योग का ये अष्टांग योग का ये सबसे अंतिम है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको कठिन साधना या फिर कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। हम सभी जो है ध्यान तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अगर ध्यान में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो हम समाधि की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। चलिए धारणा से संबंधित मुझे एक यहाँ पर घटना याद आ रही है जो कि हम आप सभी के बीच साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। ये घटना कब की है, ये घटना उस समय की है जब आप कह सकते कि महाभारत काल की घटना है। अब महाभारत काल में उस समय की घटना है जब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव और कौरव को ज्ञान दिया जा रहा था। उसमें एक प्रसंग आता है जब गुरु द्रोणाचार्य जो सभी को बुलाते हैं और सभी को सामने एक दिखाते हैं, सामने एक पेन रहता है और पेन पर एक चिड़िया टंगी रहती है। तो वो क्या करते हैं, सभी को बुलाते हैं, यानी कौरव को और पांडव को भी, सभी से बारी बारी से पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। तो कोई कहते हैं कि हमें गुरुजी पेड़ दिख रहा है, कोई कहते हैं कि पेड़ पर बैठी मुझे चिड़िया दिख रही है। हर व्यक्ति जो है अलग अलग बातें बोलते हैं, अलग चीज़ें कहते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य का ये कहना रहता है कि आपको क्या करना है, चिड़िया की आँख में तीर मारना है। तो तीर तो चिड़िया की आँख में मारना है, लेकिन उससे पहले वो पूछते हैं कि आपको दिख क्या रहा है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे पांडव 5 भाई होते हैं, तो सबसे जो बड़े भाई होते हैं जब उनको बुलाया जाता है तो वो बोलते हैं कि मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है, चिड़िया के साथ साथ पेड़ भी दिख रहा है और पेड़ पर के तने पर जो चींटी चल रही है वो चींटी भी हमें दिख रही है। यानी कि उनका ध्यान क्या है, पूरे संपूर्ण वृक्ष पर है, संपूर्ण वृक्ष के एक एक चीज पर उनका ध्यान है। तो इस तरह से सबसे पूछा जाता है, कोई भी जो है सटीक आंसर नहीं देता, सटीक जवाब नहीं देता है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है तो जब अर्जुन से पूछते हैं गुरु द्रोणाचार्य, जब अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी तब कहते हैं ठीक है आप तीर चलाइए, और अर्जुन तीर चलाते हैं और तीर जो है केवल चिड़िया के आंख में ही जाकर लगता है। आप सभी ने भी ये प्रसंग पढ़ा होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि हमें क्या करना है, धारणा में हमें अपने दिमाग को फिक्स करना है, यानी कि एक जगह हमें स्थिर रहना है। जो काम हम कर रहे हैं या जो चीज़ हम करने वाले हैं, यदि उस कार्य पर अपना हम 100% लगाए, पूरे ध्यान लगाए, तो उस कार्य को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अधिकतर बार होता है, आप लोग प्रशिक्षुओं में से बहुत ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, DLED भी कर रहे हैं और साथ ही साथ और पता नहीं क्या क्या किन किन कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मतलब बहुत जगह उनका ध्यान बटा हुआ है। इस कंडीशन में क्या होता है, वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो लक्ष्य प्राप्त करने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। यानी कि जब वो तीर चलाएंगे तो कभी चिड़िया के पैर पर लगेगा, कभी चिड़िया के पंख पर लगेगा, यानी तो कभी तीर जो है चिड़िया के बगल से क्रॉस कर जाएगी। बहुत लोग बोलते भी हैं कि हम इतना नंबर से छूट गए, इतना नंबर आता तो मेरा ये क्वालिफाई हो जाता, हम ये पास कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका ध्यान उस अर्जुन की भांति चिड़िया के आँख पर नहीं है।
यानी कि आपका जो ध्यान है, आपने जो धारणा बना रखी है वो पर्टिकुलर एक जगह पर नहीं बनाए आप। यदि आप ध्यान एक जगह बनाए रहते, यदि आपका पूरा ध्यान क्या रहता, केवल डीएलएड पर आता, तो आप डीएलएड करने के साथ ही कहीं ना कहीं शिक्षक बन जाते, आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आपका ध्यान बहुत जगह बटा हुआ है। यदि आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर लेते हैं, तब क्या होगा, आप उस अर्जुन की भांति ही चिड़िया के आंख में डायरेक्ट तीर मार सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें जो धारणा की जो कंसेप्ट है, यानी कि अपने माइंड को, अपने दिमाग को फिक्सिंग करना है एक ऑब्जेक्ट पर। जो काम हम कर रहे हैं वही काम करेंगे और अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर टिका देंगे, तभी जाकर के हम सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। नहीं तो फिर वही होगा, हमारा ध्यान भटका रहेगा तो बार बार हमारा निशाना चूक जाएगा। हाँ, कुछ लोग इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे कि उन्होंने तीर मारा और गलती से कभी चिड़िया के आंख में लग गया, तो वैसे लोगों क्या होते हैं, वो अपवाद की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमें अपवाद में नहीं रहना है, हमें अर्जुन की तरह बनना है कि तीर जो है हम चिड़िया के आंख में मारेंगे, यानी कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। आपको इसका जो है विशेष ध्यान रखना है, तभी जो है आप बेहतर एक योग्य शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे ध्यान। 7वें नंबर में आपको लिखना है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। मेडिटेशन में लिखना है कि ध्यान एक क्या है, एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। यानी कि ध्यान क्या है, ध्यान एक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने मन को अपने चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, यानी कि प्रयास करता है। ध्यान का उद्देश्य कोई लाभ प्राप्त करना हो सकता है या फिर अपने आप में एक लक्ष्य भी हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं ध्यान का एम क्या हो सकता है, ध्यान का लक्ष्य क्या हो सकता है। ध्यान का उद्देश्य जो है ये हो सकता है कि आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, आप किसी उद्देश्य के लिए ध्यान कर रहे हैं, या फिर अपने आप में भी कोई आपका लक्ष्य हो सकता है, कोई आपका लाभ प्राप्त करना हो सकता है, या फिर लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। ध्यान से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। यदि फायदे की हम बात करें तो कुछ फायदे का जिक्र हम यहाँ करना चाहेंगे। सबसे पहला फायदा यह है कि जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिला है, हम पर्सनली बात करें तो मुझे समस्या क्या थी कि कोई चीज़ों को हम पढ़ने के साथ ही उसे भूल जाते थे, यानी कि याद नहीं रहता था। तो इन समस्या को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपके मस्तिष्क में चीज़ें क्या होगी, बहुत देर तक स्टोर रहेगी। जो चीज़ आप पढ़ेंगे ध्यान में जब नोट करेंगे, जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो हमें जो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें हैं, यानी कि माइक्रो भी चीज़ें, वो चीज़ें भी हमें सुनाई देने लगती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूर यदि कोई चिड़िया बोल रही है, दूर यदि कोई मेढक की भी आवाज़ आ रही है, कोई झिंगुर का भी आवाज़ आ रहा है, तो वो भी आपको सुनाई देगा। यानी आप क्या कहते हैं, आपका माइंड इतना शार्प होता है, इतना तेज होता है कि उन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप बहुत गौर से देखते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं। उसी तरह जब आप पढ़ाई करेंगे तो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सभी चीज़ें आपके मस्तिष्क में कैद रहती है। तो ये ध्यान का सबसे बड़ा फायदा होता है। चलिए इसमें आगे आप लिखिए कि महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार, आप सभी को पता होगा महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा था, तो उनके योग सूत्र के अनुसार आपके ध्यान की परिभाषा क्या होती है, वो कहते हैं, यानी कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ही ध्यान कहलाता है। ध्यान क्या कहलाता है कि मन को एकाग्र करके, जो आपका मन चंचल है उसको एकाग्र करके, फिक्स करके किसी एक वस्तु पर यदि आप केंद्रित करते हैं, फिक्स करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम ध्यान कहते हैं। ध्यान की अवस्था में ध्यान करने वाला व्यक्ति जो होता है अपने आसपास के वातावरण तथा स्वयं को भी भूल जाता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास चीज़ें क्या हो रही है, आप कितने ही शोरगुल में क्यों ना हो, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, आप अपने आप को भूल जाते हैं। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप अनुभव करेंगे
आपकी जो मानसिक शक्तियाँ हैं और जो आपकी आत्मिक शक्तियाँ हैं, उन सभी शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। जिस वस्तु को जो है आप अपने चित्त में बांधते हैं, यानी कि मन में बांधते हैं, उसमें उसे इस प्रकार से विलीन कर दे कि बाह्य प्रभाव होने पर भी वह वहाँ से अन्यंत्र ना हट सके। उस परिस्थिति को ही, उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जो चीज आप अपने मन में बैठा लेते हैं, आप अपने मन में धारणा बना ले कि हमको ये चीज प्राप्त करना है, तो बाह्य प्रभाव कोई भी हो, आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपने रास्ते से हटना नहीं है, अपने रास्ते पर अडिग रहना है, तभी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपने धारणा बना ली कि हमको शिक्षक ही बनना है, तो आपका बाह्य प्रभाव कुछ भी हो, कोई कितनों कहे कि आप इसका फॉर्म भरिए, ये कंपटीशन की तैयारी कीजिए, इसमें कोई जॉब नहीं है, बिहार में जॉब नहीं आता है, बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं आती है, बहुत तरह के बाह्य प्रभाव हैं जो कि आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अपने दिमाग में, अपने मन मस्तिष्क में ये चीज बांध लेना कि हमको पार्टिकुलर चीज ही बनना है, हमको इसी में रहना है, बाकी कहीं अपने ध्यान को भटकाना नहीं है। जब ये काम आप कर लेते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होगा, कितनों भी बाह्य प्रभाव करेगा, कोई कितनों आपको भटकाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप अपने रास्ते से भटक नहीं सकते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रक्रिया को हम ध्यान कहते हैं। चलिए हम यहाँ थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि ध्यान करने के फायदे क्या क्या हैं, ध्यान के लाभ क्या हैं। आप लिखेंगे ध्यान करने के लाभ, यानी कि आप लिख सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान करने के लाभ क्या क्या हैं। यदि हम लाभ की बात करें तो पहले लाभ में आप लिखेंगे कि मानव शरीर को रोग प्रतिरोधी शक्ति में वृद्धि होती है। जिसे कहा जा रहा है ना, अभी वर्तमान समय में जो भी समस्याएं आई है, तो कहा जा रहा है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाइए, रोग प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाइए। इसके लिए आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, काढ़ा पी रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं। उसी में एक और काम आप कर सकते हैं, आप ध्यान लगाइए। जब आप ध्यान लगाएंगे, जब आप मेडिटेशन करेंगे, तो जो आपकी रोग प्रतिरोधी शक्ति जो है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा इसका लाभ क्या है, दूसरा लाभ में आप लिखेंगे कि तनाव में कमी, यानी कि यदि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत आप टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी आप क्या कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके तनाव में भी कमी आएगी। और तीसरा फायदा, जैसे कि मैंने अपने आप पर आपको जिक्र बताया कि स्मरण शक्ति में वृद्धि। जैसे कि मेरे साथ ये समस्या थी, हम किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते थे, भूलने की बहुत ज़्यादा समस्या थी। इसलिए हम क्या करने लगे, हर चीज़ों को लिखने लगे, लिख करके चीज़ें रखते हैं ताकि वो मुझे याद रहे। तो इन समस्या को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, ध्यान का प्रयोग किया। जो आपका अष्टांग योग का जो 7वां योग है ध्यान, उसको करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आप लिखेंगे इसमें ध्यान करने के लाभ में कि स्मरण शक्ति में वृद्धि, आपके स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। और चौथा लाभ लिखेंगे, ये तो बहुत अच्छा लाभ है। चौथा लाभ में लिखेंगे वृद्ध होने की गति में कमी। जब आप योगा करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो जो वृद्ध होने की जो गति होती है, उस गति में भी कमी हो जाएगी। यानी वृद्ध तो सभी को होना है, लेकिन जो गति जो होती है, जो आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपका चेहरा हमेशा खुशनुमा बना रहेगा, हमेशा आपके चेहरे पर क्या होगी, रौनक रहेगी। तो यदि आप योगा करते हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सामने वाला व्यक्ति स्वयं ही आपको देखकर समझ सकता है कि आप अपने स्वास्थ्य की कितनी देखभाल करते हैं। इसके उपरांत आप लिखेंगे आज के क्लास का अंतिम टॉपिक, यानी कि समाधि। समाधि जो है आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है। हम आपके अष्टांग योग के 8 योग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका अंतिम आपका है, आप लिखेंगे 8वें नंबर में समाधि के बारे में। समाधि यानी कि इसको एकाग्रता भी आप कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कह सकते हैं, एकाग्रता। इसमें आप सभी को लिखना है, यह योग साधना की अंतिम सीढ़ी होता है। इस सीढ़ी पर चढ़ते ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यानी कि सबको अपना एक लक्ष्य होता है कि हमको
पढ़ाई लिखाई करके नौकरी प्राप्त करना है, जैसे आपका लक्ष्य है कि शिक्षक बनना है, तो जब आप शिक्षक बन जाते हैं तो क्या होता है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति योग साधना करते हैं तो योग साधना का अंतिम सीढ़ी किसे कहा गया है, समाधि को कहा गया है। यहाँ पर चढ़ते यानी कि इस सीढ़ी पर चढ़ते हम अपने मंजिल पर पहुँच जाते हैं। इस अवस्था में मन अपने ध्यानरत विषय वस्तु में पूर्णतः लीन हो जाता है। यानी जब आपकी जो समाधि जो अवस्था पर आप पहुंचते हैं तो जो इस अवस्था में जो है आपका जो मन जो है, जो वस्तु का आप ध्यान में लगाएंगे, जो ध्यानरत विषय वस्तु होगा, उसमें आपका मन पूरी तरीके से लीन हो जाता है और उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। यानी आपका मन तो पूरी तरह से लीन हो जाएगा और मन को आपको जो है कुछ का भी ज्ञान नहीं रहता है, तथा आत्मा तथा परमात्मा का मिलन भी होता है। जिस योगा के पहले क्लास में आपको हम बताए थे कि योग क्या है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, यानी कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो कब जोड़ते हैं, जब आप समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ आप एक नोट लिख लेंगे, NOT नोट। नोट में आप सभी को लिखना है कि यम, नियम और आसन को हम लोग क्या कहते हैं, बहिरंग साधन या बाहरी साधन कहते हैं। यम नियम आसन क्या है, आपके अष्टांग योग कई प्रकार है। यम नियम और आसन को हम लोग बहिरंग साधन या बाहरी साधन कहते हैं। तथा उसके बाद जो 5 बज गए, 5 यानी कि प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को हम लोग अंतरंग साधन या फिर आंतरिक साधन कहते हैं। इसे क्या करेंगे आप नोट में लिख लेंगे और इसे आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद आप हेडिंग दीजिए योगासनों का वर्गीकरण। कई तरह के योगासन होते हैं। हम अगले वीडियो में आप सभी के लिए, चूँकि ये आपका एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या प्रायोगिक क्लास है, तो कुछ हम आसन के बारे में हम आपके बीच चर्चा भी करेंगे कि किस आसन को हम किस प्रकार कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। तो योगासनों का वर्गीकरण हम अगले क्लास में प्रैक्टिकल करके समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा बहुत हम आपके बीच चर्चा कर देते हैं और अगले वीडियो में हम एक एक करके वो आसन आपके सामने दिखाएंगे, किस आसन को आप कैसे कर सकते हैं। तो योगासनों का जब हम योगासनों का वर्गीकरण करते हैं तो पहले में वो आसन आते हैं जो कि बैठकर किए जाते हैं, यानी कि बैठकर किए जाने वाले आसन। बहुत सारे आसन है जो बैठकर किए जाते हैं। वो कौन कौन आसन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से, यानी कि प्रैक्टिकल के साथ हम आसन आपको करके बताएंगे कैसे किस आसन को आप कर सकते हैं। तो पहला आप लिख लीजिए कि बैठकर किए जाने वाले आसन। उसके बाद दूसरा होता है पीठ के बल किए जाने वाले आसन। तीसरा में आप लिखेंगे कि पेट के बल किए जाने वाले आसन। चौथा में आप लिखेंगे कि हाथ के बल किए जाने वाले आसन। और पांचवा में लिखना है कि घुटनों के बल किए जाने वाले आसन। छठा में आप लिखेंगे कि पैरों के बल किए जाने वाले आसन। और सातवां में लिखना है कि सिर के बल किए जाने वाले आसन। हमने 4 के बारे में चर्चा किया। यदि आप सभी को भी पता होगा कि वो कौन कौन आसन है जो कि बैठ कर किए जाते हैं, पीठ के बल किए जाते हैं, पेट के बल किए जाते हैं, हाथ के बल किए जाते हैं, घुटनों के बल किए जाते हैं, पैरों के बल किए जाते हैं और सिर के बल किए जाते हैं। उन सभी आसनों का नाम जो है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को कितनी तत्परता के साथ देखे हैं। आप जो है आप इसके लिए किताब का हेल्प ले सकते हैं, बुक का हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन कौन से आसन है जो कि बैठ कर किए जाते हैं, पीठ के बल किए जाते हैं। इन सब का भी नाम जो है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और भी आप DLED के किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं और किस पार्टिकुलर टॉपिक का आप चाहते हैं कि हम वीडियो का निर्माण करें, वो भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास में हम बात कर रहे थे DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S5 के यूनिट 3 के विद्यालय में योगा के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में DLED सेकेंड ईयर के बाकी पेपर कोड और बाकी यूनिट को आप सभी के बीच लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।